गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डिसाइफर माइंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सेल ऑर्गेनल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेल ऑर्गेनल में जितने भी डबल मेम्ब्रेन हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सेल ऑर्गेनल कंप्लीट कर लिया था, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सेल ऑर्गेनल जैसे कि मैंने बताया था 3 तरह के पाए जाते हैं, एक ए मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन। ओके, ए मेम्ब्रेन मैंने ऐसे ही याद करवाया था कि आप दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, दिल्ली एनसीआर। तो एनसीआर में एन से न्यूक्लियोलस याद कर लीजिए, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम को सेंट्रियोल भी कहते हैं। राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ओके, उसके बाद हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन में हमारे पास 4 हैं। कौन कौन से? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल और लाइसोसोम। इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम लोग डबल मेम्ब्रेन कर लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। ओके, तो देख आपको पता है कि जो सेल है वो सेल बनी किससे है? सेल हमारी जो है, समझ लीजिए ये प्लांट सेल है, यहाँ मैंने पी लिख देती हूँ। ओके, और ये एनिमल सेल है। एक बार मैं समझा दे रही हूँ, फिर फिगर दिखा दूंगी ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जो सेल है वो सेल किससे बनी होती है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल से। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स क्या हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, राइबोसोम्स हो सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और ये सब। ओके, तो प्लांट सेल की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है। और इसके जो अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लांट क्या है? स्टेशनरी है, प्लांट मूव नहीं कर सकता, तो उसे डिफरेंट जो हार्श एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो सकती है, हाई टेम्परेचर, विंड्स और ये सब, तो इसे झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल दिया गया है। लेकिन एनिमल एनिमल मूव कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है, इसीलिए इसके पास एक सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल की क्या होती है? तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे कि वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। लेकिन एनिमल का अगर पूछ लिया क्या होती है, तो आप लगाएंगे सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन को और भी क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, चलिए अभी हम लोग प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लेंगे, क्या क्या होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी आज हम लोग सेल ऑर्गेनल में डबल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लेंगे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो चलिए पहले हम लोग न्यूक्लियस कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन जितने भी बॉक्सेस में लिखे हैं ना, वो सारे एज अ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन से डबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर इसे डिस्कवर्ड कौन किया था? तो इसे डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किस पे किया था? ऑर्किड पे। ओके, रॉबर्ट ब्राउन। अगर आपको नहीं याद हो रहा है रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कन्फ्यूजन है, तो ब्राउन में एन आ रहा है, ब्राउन में क्या आ रहा है? एन आ रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, एन। तो न्यूक्लियस में भी एन आ रहा है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की। ओके, और स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। अब बायोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जो कभी भी आएंगे, जैसे साइटोलॉजी आ गया, तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहती है? सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। वैसे कैरियोलॉजी अगर कहीं वर्ड आ गया तो वो हमेशा किससे रिलेटेड होगा? वो हमेशा न्यूक्लियस से रिलेटेड ही होगा। ओके, चलिए अब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर फंक्शन देखेंगे और ये खत्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जैसे कि मैंने बताया डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। ये देखिए तो आउटर लेयर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलिए या न्यूक्लियर एनवेलप बोलिए, एक ही चीज़ है। तो आउटर लेयर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इनर दो लेयर है, एक आउटर लेयर ये दिख रही है और एक उसके पीछे वाली, ये वाली से टच नहीं हो रहा है अच्छे से, और अंदर वाली लेयर को अंदर इनर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, फिर आपको ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जहाँ हम लोग ए मेम्ब्रेन पढ़े थे वहाँ ये आता है। ओके, ये ए मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियोलस। ओके, रहता कहाँ है? न्यूक्लियस में। और ये जो फ्लूइड कंटेंट है न्यूक्लियस का, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा। और आप ये जो आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप, सो उसकी आउटर लेयर है, इसके पास कुछ पोर्स होते हैं। ये क्या करता है? ये ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल इनसाइड न्यूक्लियस भी कर देता है। और ये जो न्यूक्लियस है वो बैठा कहाँ है? जैसे कि ये सेल है, समझ लीजिए प्लांट सेल या एनिमल सेल कोई भी है, तो न्यूक्लियस यहाँ बैठा है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो इसकी साइड साइड क्या है? साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यहाँ से भी सामान जा सकता है, यहाँ से। ओके, यही वो करता है, क्या करता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये क्या है, ये पोर्स हैं, ये पोर्स हैं, ये पोर्स हैं, यहाँ से सामान जा भी सकता है और आ भी सकता है। ओके, चलिए, अब ये आपको क्रोमेटिन दिख रहा है, क्रोमेटिन कुछ इंटैंगल मास ऑफ थ्रेड की तरह है इसका स्ट्रक्चर। तो अभी ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या होती है, तो ये समझ लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है। ये आपको तभी दिखेगी जब सेल डिवाइड होने वाली रहती है, कि ये लिखा है ओनली विजिबल व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो क्रोमोसोम बना किससे है, तो डीएनए प्लस प्रोटीन। ये एनसीईआरटी क्लास 9th में लिखा है, तो मैं अभी उसी को लेके चल रही हूँ क्योंकि आप लोग का सिलेबस अब टू 10th है। ओके, और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पास क्या है, डीएनए। डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे क्या कहते हैं, जीन, जो इनहेरिटेंस में काम आती है। जैसे कि आपने देखा होगा इनहेरिटेंस कैरेक्टर ट्रांसफर करती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आपकी मम्मा का हेयर कर्ली है तो आपका भी हेयर कर्ली होता है। अगर आपके पापा की हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आपकी भी हाइट ज़्यादा होती है। वैसे बहुत सारे कैरेक्टर, आइज से रिलेटेड, हैंड से रिलेटेड, तो बहुत सारे कैरेक्टर हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। वो कौन ट्रांसफ़र करता है, वो जीन ट्रांसफ़र करता है। और ये है कहाँ, ये न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस में कहाँ, जैसे न्यूक्लियस में पहले आप बताएंगे, न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है, डीएनए की जो फंक्शनल सेगमेंट है उसे क्या कहते हैं, जीन। यहाँ से एक का लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो आप ध्यान से पढ़िए। ओके, चलिए, अब कब जब सेल डिवाइड नहीं होती है तो ये डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में। जब ये सेल डिवाइड नहीं होती है, डिवाइड होने वाली रहती है, तो एकदम क्लियर दिखता है क्रोमोसोम, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर। ओके, सॉरी, अच्छे से स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ऐसे ऐसे दिखता है जैसे यहाँ फिगर में बना है क्रोमोसोम। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं होती है तो ये इंटैंगल मास की तरह ऐसे रहता है, एक थ्रेड की तरह दिखता है, इंटैंगल मास ऑफ थ्रेड। तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रोमेटिन कहते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको फिगर में भी क्रोमेटिन। ओके, चलिए, अब फंक्शन ऑफ डीएनए, सॉरी, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देख लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियस क्या है, बहुत, एक तो ये सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ओके, और दूसरा क्या करता है, डिटरमाइनिंग द सेल विल डेवलप, कैसे सेल डेवलप होगी, कौन सी सेल कैसे डेवलप होगी, ये भी कौन डिटरमाइन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। और ये कंट्रोल भी करता है बहुत सारी एक्टिविटी, सारी जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उन लोग को कंट्रोल करता है, सारे लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारा काम कौन करता है, न्यूक्लियस, लाइक अ बॉस। ओके, चलिए, अब अब ये क्या है, ऑन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को देख लेंगे। तो उसका पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे ही, देखिएगा, आप पूछेंगे ही। इस प्रो मीन्स, देखिए मैं इस वर्ड को तोड़, जहाँ देखिए यहाँ पे कैरियन वर्ड आ गया, जहाँ मैंने बताया था ना कैरियन से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा तो किससे रिलेटेड होगा, न्यूक्लियस से। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि प्रो मतलब क्या होता है और यू मतलब क्या होता है। देखिए, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहले आई, जो सबसे पहले सेल थी। यू मतलब होता है ट्रू। तो अब आप अपने से बना लीजिए, जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है और जिसके पास प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, और ये ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, न्यूक्लियस इनका वेल डेवलप्ड नहीं होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ओके, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। अब जितनी भी लाइन मैं आपको बताऊंगी सबसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके, इस प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, इसीलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है क्योंकि ये ट्रू न्यूक्लियस है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनकी साइज़ कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर, और इनकी साइज़ 5 to 10 माइक्रोमीटर। और इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है,
इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड लिखा है, ओके, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट ओनली राइबोसोम एज एन ऑर्गेनल इनके पास रहता है। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं कि नहीं, प्रोकैरियोटिक में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्या कहेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता लेकिन राइबोसोम पाया जाता है, तो शायद ये एक्सेप्शन है, तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाए। इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग यूकैरियोटिक हैं। जितने भी प्लांट है और एनिमल है सब किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आती है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके चलिए अब हम लोग प्लास्टिड पढ़ेंगे। प्लास्टिड भी कैसी है, डबल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड कैसी है, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाई जाती है। और ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ऑर्गेनल है वो कौन है, प्लास्टिड है। और ये डबल मेम्ब्रेन है और ये सिर्फ प्लांट में पाई जाती है और इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ओके इससे पहले मैं जो क्वेश्चन कराई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो उसका आंसर क्या था, प्लास्टिड प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब देख लेंगे, लेकिन प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब टाइप्स हम लोग देख लेते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड दो टाइप के हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक लुकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलर प्रोवाइड करता है। ओके जो हम लोग के फ्रूट्स होते हैं और जो फ्लावर्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की दिखती हैं, वो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमो मीन्स होता क्या है, कलर। ओके अब अभी आप जो ग्रीन कलर की लीव्स देखते हैं वो किसकी वजह से होती है, वो क्लोरोप्लास्ट की तरह वजह से होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ओके जिससे फूड बनता है। फिर ये क्रोमोप्लास्ट में भी क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का होता है और क्रोमो में भी एक होता है नॉन ग्रीन जो डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को और फ्लावर को। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक होल्ड ऑन, उसके बाद है लुकोप्लास्ट। लुकोप्लास्ट में क्या देखना है, लुकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, स्टोरेज, स्टोर फूड मेनली। अमाइलोप्लास्ट क्या, अमाइलो मीन्स स्टार्च से रिलेटेड है और इलायोब्लास्ट रिलेटेड टू फैट्स एंड ऑयल्स, यहाँ ए होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है। और प्रोटीनोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। ओके तो अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, अमाइलो वर्ड रिलेटेड किससे है, स्टार्च से। और ELIO रिलेटेड टू फैट एंड ऑयल्स। और एलिरो जो वर्ड है, एलिरो रिलेटेड टू प्रोटीन। ओके तो अब देख लीजिए, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। क्रोमोप्लास्ट दो तरह का है, एक जो ग्रीन कलर का होगा उसे क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस कराता है, और जो ग्रीन कलर का नहीं है उसे क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलरफुल, जो कलरफुल देता है प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर, जैसे फ्रूट्स को या फ्लावर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है वो क्रोमोप्लास्ट। फिर एक है ल्यूकोप्लास्ट जो फूड स्टोर करता है, उसमें भी कौन सा, अमाइलोप्लास्ट है जो स्टार्च स्टोर करता है, लाइयोप्लास्ट स्टोर फैट्स एंड ऑयल, और ये एलिरोप्लास्ट जो स्टोर प्रोटीन। प्रोटीन में जो पल्सेस आ जाएंगी, पल्सेस, और फैट्स में जो ग्राउंड नट होता है जिससे तेल निकलता है उसमें फैट्स और ऑयल पाए जाते हैं, वो स्टोर ही तो रहते हैं अमाइलोप्लास्ट में, राइस और पोटैटो। ओके एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रही हूँ, लेकिन आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सा क्या पाया जाता है। ओके उसके बाद है टाइप ऑफ प्लास्टिड में क्लोरो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं। ओके अब आप देख लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है अच्छे से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, ये तो आप जानते ही होंगे इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ATP सिंथेसाइज करता है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। ओके और ATP को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एनर्जी कैसे रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब आप सोच रहे हैं ATP क्या है,
इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। ओके, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाती हैं, 1 ग्लूकोज। वहीं से हमको एनर्जी मिलती है। जितने भी हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, चलते हैं, लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। एटीपी सिंथेसाइज करता है, जिसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये स्ट्रेंज ऑर्गेनल है क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। इससे पहले जो थी वो प्लास्टिड थी, उसमें भी डीएनए और राइबोसोम था उसके पास, इसीलिए उन लोग को क्या कहते हैं? स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। ओके, फिर क्या है कि जो एनर्जी बनी है, जैसे मैंने बताया कि बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स और फॉर मैकेनिकल वर्क। या तो वो नए केमिकल कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा एनर्जी, या फिर जो हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं उसमें एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगा। ओके, और इसका जो डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं जूम कर दे रही हूँ एक बार। देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन जो कि क्या है? पोरस है। पोरस है तो वो हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा जितना भी मटेरियल चाहिए वहाँ से। डब आउटर मेम्ब्रेन क्या है? पोरस है, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा मटेरियल का। फिर इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन ये है जो आपको इन फोल्डिंग दिख रही है इनर मेम्ब्रेन की, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या करती है? ये जो ऐसे ऐसे फोल्ड है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इसके पास आपको दिख रहा होगा अपना खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, और ये एटीपी सिंथेसाइज कर रही है। इसके पास एंजाइम होता है एटीपी सिंथेसाइज करके, इसीलिए आया एटीपी बनती है। ओके, इनर मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे क्रिस्टी, ये क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ा देती है। सपोज करिए अगर आप ऐसे हैं और इस पर यहाँ कोई सामान ऐसे ऐसे रखेंगे तो इतना ही सामान जाएगा, लेकिन जब ये ऐसे से मुड़ जाएगा तो इस पर ज़्यादा सामान आ जाएंगे ना, ऐसे 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 ऐसे। देख लीजिए, जब इनफोल्डिंग हो जाती है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है एनर्जी बनाने का, एटीपी बनाने का, इसीलिए इनर मेम्ब्रेन कैसी है? इनफोल्ड है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया तक ही कंप्लीट करते हैं, फिर मैं सिंगल मेम्ब्रेन लाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, रिवीजन करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।